नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। नौकरियों में जल्द लागू होगा खेल कोटा, धामी। स्कूल प्रबंधक की पिटाई से तीसरी कक्षा के छात्र की मौत। 1700 फैक्ट्रियों की एनओसी रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट का रोक। बाडिया भू संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यजीत ठाकुर ने किया अहम शोध, पहाड़ बनने की प्रक्रिया का सटीक पता चलेगा। उत्तराखंड देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, मुख्यमंत्री धामी। स्पीकर खंडूरी की विधायकी को निरस्त किया जाए, उत्तराखंड क्रांति दल। गर्भवती महिलाओं को बर्थ वेटिंग होम की सुविधा मिलेगी। नैनीताल बैंक को बेचने की कार्रवाई शुरू। हाल बेहाल, दिसंबर की ठंड में रोडवेज बसों में ठिठुर रहे हैं यात्री। एसटीएच में होगा हर तरह के हृदय रोगियों का इलाज। लाल कुआं में प्लांट लगाएंगे और गोल्ड वैली में हजारों रोजगार देंगे, लाल कुआं दुग्ध संघ। लाल कुआं दुग्ध संघ ने 2023-24 के लिए 231 करोड़ का बजट पारित किया। कुमाऊं के केसरी खुशी राम को जयंती पर किया याद। ब्रांगराओं का सम्मान करेगा प्रशासन। हल्द्वानी के आसपास फैला जहरीला धुआं, नगर निगम को नोटिस। पुलिस वालों को हर हफ्ते की रिपोर्ट पर मिलेंगे पोस्टिंग और प्रमोशन। कारवेट की ऑनलाइन बुकिंग पर गड़बड़ झाला। गोला खनन, कारोबारी बोले मांगे पूरी होने पर ही करेंगे खनन। एनएसयूआई और एबीवीपी के लिए होगी निर्दलीय, बनेंगे मुसीबत। पिथौरागढ़ हिडन के लिए बीच उड़ेगा विमान। लोक सेवा आयोग परीक्षा में होगा आधार अनिवार्य। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में 4% का खेल कोटा जल्द शुरू किया जाएगा। इसकी नियमावली बन चुकी है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसे लागू कर दिया जाए ताकि हमारे प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके और नौकरी के लिए राज्य से बाहर ना चली जाएं। ये बात बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पुलिस लाइन में 11वीं ऑल इंडिया पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता के उद्घाटन के दौरान की। दरअसल डीजीपी अशोक कुमार ने खेल कोटा जल्द लागू करने की मांग की थी, जिस पर सीएम ने उन्हें लागू करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने टारगेट पर निशाना लगाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक नहीं मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखते हैं। ये हर क्षेत्र में लीडरशिप की क्वालिटी और सही निर्णय की क्षमता का विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि देहरादून भी महान धनुर्धर गुरु द्रोण की तपस्थली रही है। इस प्रतियोगिता का आयोजन देहरादून में होना अपने आप में गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि G20 में शामिल होने वाले दुनिया भर के डेलीगेट भी राज्य के ऋषिकेश सहित तमाम धार्मिक पर्यटन स्थलों का दौरा करेंगे, जो कि राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इस अवसर पर धार्मिक विधायक कैंट सविता कपूर, मेयर सुनील उनियाल, गामा उत्तराखंड आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र तोमर आदि मौजूद रहे। नैनीताल, प्लास्टिक निर्माण उत्पादों की पैकेजिंग में प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 1724 फैक्ट्रियों को एनओसी रद्द करने के साथ ही प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर प्लान मांगा गया था। प्लान नहीं देने पर फैक्ट्री बंदी की नोटिस भी जारी किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी, न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने बोर्ड से 20 दिसंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। पीसीबी के आदेश को कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स और सिडको मैन्युफैक्चरिंग ने चुनौती दी थी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बीती 2 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था कि सैकड़ों फैक्ट्रियां भारत सरकार के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की धारा 13 का पालन नहीं कर रही हैं। कई बार अधिसूचित करने के बाद भी तय समय सीमा के भीतर ब्रांड ओनर, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर और रिसाइकलर ने ईपीआर एक्शन प्लान पेश नहीं किया और न ही पंजीकरण कराया है। बोर्ड ने बताया कि पूर्व में उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिए थे कि इसके बावजूद उद्योगों ने वो गंभीरता से नहीं दिखाई दिया। बोर्ड ने इनकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस से भी दिए थे। इसके बाद उद्योगों से ईपीआर प्लान नहीं मिलने पर रोक के आदेश जारी किए गए। बाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यजीत ठाकुर ने पहली बार कम दाब पर बनने वाले भूगर्भीय चट्टानों के बनने की प्रक्रिया का पता लगाने वाली तकनीक की खोज की है। थर्मोडायनेमिक मॉडलिंग डेटा नाम की इस तकनीक से किसी भी पहाड़ और महाद्वीपों के बनने की प्रक्रिया का सटीक पता चलेगा। वह पहाड़ या महाद्वीप किस दाब और तापमान में बना है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा सकेगी। बाडिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यजीत ठाकुर का यह शोध जर्नल ऑफ जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ। शोध में कहा गया है कि पृथ्वी के नीचे जब एक खनिज दूसरे खनिज में बदलता है तो यह विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया से तय होता है, लेकिन इनका निर्माण कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, इसे बनने में कितना समय लगा, इस दौरान भूगर्भ तापमान क्या था, कैसे कम या अधिक दाब से खनिज से दूसरे खनिज में बदल जाते हैं, इस बारे में अब तक कोई शोध नहीं हुआ है। डॉक्टर ठाकुर के मुताबिक शोध में चट्टानों को बनने वाली खनिजों का आपसी संबंध और इनकी H2O से संतुलन के बारे में बताया गया है कि कब
रिएक्शन करेंगे। डॉक्टर ठाकुर का दावा कि दुनिया में इस पर अभी तक बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड जल्द न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हुए पावर सरप्लस राज्य बनेगा, बल्कि देश की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करेगा। केंद्र से 44 पावर प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने की मंजूरी मांगी गई। इन प्रोजेक्टों से राज्य की आर्थिकी बढ़ने के साथ ही रोजगार भी बढ़ेगा। ऊर्जा संरक्षण दिवस पर कालाघाट रोड स्थित NONGC में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि 2030 तक ऊर्जा की खपत को 15% तक कम करना है। इसके साथ ही उत्पादन भी बढ़ाना है। राज्य में स्रोत बहुत अधिक है। सरकार इकोनॉमी और इकोलॉजी में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रही है। पर्यावरण को संरक्षित करते हुए पावर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पावर प्रोडक्शन क्षेत्र में देश को उत्तराखंड से बड़ी उम्मीद है। सरकार अभी भी उत्तराखंड और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। धामी ने कहा कि 44 पावर प्रोजेक्ट पर NOC मिलते ही तेजी से दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा। मिशन 2025 की थीम भी यही है, उत्तराखंड कैसे देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत नेतृत्व करने की स्थिति में है। सचिव ऊर्जा मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि उत्तराखंड में STHDC के साथ एक संयुक्त उपक्रम बनाकर काम किया जा रहा है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊर्जा उत्पादन के साथ ही ऊर्जा की बचत पर भी ध्यान देना होगा। इस अवसर पर निदेशक उरीडा रंजना राजगुरु, अपर सचिव डॉक्टर अहमद इकबाल, कार्यकारी निर्देशक ONGC आई साईराम, उप महाप्रबंधक RS नारायणी, MD UJBNL संदीप सिंगल, MD पिटकुल PC ध्यानी, UPCL अनिल कुमार, सुधीर कुमार सिंह, अंकित जैन आदि मौजूद थे। देहरादून और हरिद्वार में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को अब बर्थ वेटिंग होम की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही हल्लावाला कैंसर अस्पताल का संचालन PP मोड पर करने का निर्णय लिया गया है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर R राजेश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि प्रसव के लिए देहरादून हरिद्वार जेल में आने वाली महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित वर्किंग वुमन हॉस्टल, वन स्टॉप सेंटर और कार्यशाली महिला छात्रावास में प्रसव से पूर्व ठहरने की सुविधा दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग इसका बजट उपलब्ध कराएगा और सेंटर का उपयोग जन्म गृह केंद्रों बर्थ वेटिंग होम के रूप में किया जाएगा। यहाँ गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व ठहरने के साथ ही खान पान की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही बैठक में 300 बेड के हल्लावाला कैंसर अस्पताल का संचालन PP मोड पर करने का निर्णय लिया गया है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर R राजेश कुमार ने इसके लिए टेंडर निकालने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया सरकार के सरकारी अस्पतालों में खाली चल रही विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदों को भरने के लिए NHM के तहत V-पे स्कीम के तहत भुगतान किया जाएगा। बैठक में अपर सचिव अमन कौर, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर आशुतोष सयाना, डॉक्टर सरोज नैथानी, मोहित चौधरी आदि मौजूद थे। उत्तराखंड क्रांति दल ने स्पीकर रितु खंडूरी की विधायकी नियुक्त करने की मांग की है। दल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि स्पीकर खंडूरी 2 स्थानों में मतदाता सूची में नाम है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने फरवरी 2022 में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान अपना पता G305 सोम विहार RK-पुरम दिल्ली ही रखा है। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर 28 फरवरी 2022 को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उस दौरान वो कोटद्वार विधानसभा के मतदाता बनी, जबकि 5 जनवरी 2022 को जारी मतदाता सूची में RK-पुरम नई दिल्ली की मतदाता थी। सेमवाल ने इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन बताया। उधर स्पीकर खंडूरी ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया। हाईकोर्ट ने एम्स ऋषिकेश में विभिन्न पदों की भर्ती में अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनवाई के बाद मुख्य सचिव न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी, न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने विपक्षों से 6 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ता ऋषिकेश निवासी राजतोष शर्मा की ओर से कहा गया कि एम्स में पदों को भरने के लिए स्पष्ट आरक्षण दिया गया, लेकिन तत्कालीन एम्स निर्देशक प्रोफेसर रविकांत के कार्यकाल में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों की भर्ती में 32 डॉक्टरों की नियुक्ति 32 डॉक्टरों की नियुक्ति बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए की गई। आरोप कि अपने परिजनों करीबी रोगों को नियुक्ति दे दी गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रोफेसर रविकांत की पत्नी को अवैध ढंग से सर्जरी विभाग में बेतौर संविदा प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। 100 साल पुराने नैनीताल बैंक को बेचने मोहर लगा दी गई है। 12 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा BOB के बोर्ड बैठक में नैनीताल बैंक को बेचने की मंजूरी दे दी गई। इसके बाद BOB ने नैनीताल बैंक में अपनी पूरी 98.57% हिस्सेदारी को बेचने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन बोलियां आमंत्रित कर दी है। समाचार पत्रों में इस संबंध में विज्ञापन जारी कर दिए गए। इस घोषणा के साथ ही बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों में आक्रोश है। मंगलवार को बैंक MD कर्मचारियों के बीच हल्द्वानी स्थित मंडलीय कार्यालय में बैठक हुई, पर कर्मचारी यूनियन ने बैंक को बेचने के लिए निर्णय का सिरे से विरोध किया।
बैठक में मौजूद नैनीताल बैंक कर्मचारी यूनियन के महासचिव पीयूष पयाल ने बताया कि बैंक प्रबंधन ने बताया उन्हें अभी इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि यह साफ हो गया है कि बीओबी नैनीताल बैंक पर अपनी पूरी 98.5% हिस्सेदारी बेचने जा रहा है। इसका मतलब है कि नैनीताल बैंक को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। इसलिए तय किया गया कि 7 दिनों के भीतर बैंक प्रबंधन इस संबंध में विस्तार से पूरी जानकारी कर्मचारी यूनियन को उपलब्ध करवाएगा। 2018 में बैंक को प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश हुई थी, तब बैंक कर्मियों के विरुद्ध नैनीताल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने संसद 16वीं लोकसभा की याचिका समिति में दायर वाद के परिणामस्वरूप बैंक को निजी हाथों में जाने से रोकने के साथ समिति ने बैंक को बीओबी में विलय करने की संशोधित की थी। वर्ष 2020 में लोकसभा की याचिका समिति ने पुनः नैनीताल बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के लिए DFSS को आदेशित किया था। द नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 में गोविंद बल्लभ पंत सहित नैनीताल के कुछ व्यवसायी ने मिलकर की थी, जिसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्र में लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना था। इसी साल नैनीताल बैंक अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है। 1973 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने नैनीताल बैंक का अधिग्रहण कर लिया था। आंकड़ों के अनुसार नैनीताल बैंक लिमिटेड की कुल नेटवर्थ 607 करोड़ रुपये है। बैंक 5 राज्यों में 166 शाखाओं के साथ अपने कारोबार करता है। करीब 1000 कर्मचारी बैंक में कार्यरत हैं। STH में आगामी साल से हृदय से संबंधित सभी प्रकार के रोगियों का आसानी से इलाज हो सकेगा। इसके लिए जरूरी कैथ लैब लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। STH के प्रस्ताव को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL ने हरी झंडी दे दी है। 2014 में STH के तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर RC पुरोहित ने हाईटेक कैथ लैब लगाने के प्रयास शुरू किए थे, लेकिन विभिन्न कारणों के चलते मामला ठंडे बस्ते पर चला गया। लेकिन अब BEL कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत STH में कैथ लैब लगाएगा। STH द्वारा भेजे प्रस्ताव को BEL ने स्वीकार कर लिया है। इसकी जानकारी BEL के अधिकारियों ने हफ्ते भर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉलेज प्रबंधन को दी थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो अगले साल से STH में सभी प्रकार के हृदय रोगों का इलाज हो सकेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की टीम कैथ लैब लगाने के STH का 2 बार निरीक्षण कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कैथ लैब लगाने के खर्चे, मशीनों और जगहों को लेकर कॉलेज प्रबंधन के साथ चर्चा किया। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लालकों में आधुनिक प्लांट लगाने और गोड वैली कॉन्सेप्ट के जरिए अगले 5 साल में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के 10,000 लोगों को रोजगार से जोड़ने की बात कही है। उनका कहना है कि सहकारिता पशुपालन विभाग के संयुक्त प्रयास से कुक्कुट वैली भी बनाई जाएगी। बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में उत्तराखंड की पहली गोड वैली लॉन्च कर दी गई है। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लालकों के 73वें वार्षिक सामान्य निकाय अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा और पलायन और बेरोजगारी को लेकर सरकार उसके विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना को जानकारी दी। प्रेस वार्ता में बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन पशुपालन का क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। दून में प्रदेश का पहला आंचल कैफे खुला है। इसी तरह राज्य में 100 कैफे खुले जाएंगे। 58 के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। शेष के लिए भूमि ढूंढने का काम किया जा रहा है। जनता से आंचल के उत्पादकों को अधिक तवज्जो देने की अपील करते बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश के आंचल को अब नंबर 1 ब्रांड बनाया जाएगा। गोड वैली और कुक्कुट वैली के जरिए युवाओं और मातृशक्ति को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। हल्द्वानी जिले भर के साथ ही हल्द्वानी में 16 दिसंबर को विजय दिवस पर अतिथि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। विजय दिवस की तैयारी को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारी को साथ बैठक की। उन्होंने सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों को समय से पहले विजय दिवस की सारी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। डीएम कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल GS बिष्ट को निर्देश दिए कि विजय दिवस कार्यक्रम के समय रहते सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी GS भंडारी ने बताया कि 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के विजय के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर इस ऐतिहासिक युद्ध में शहीद हुए विजय सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। कार्यक्रम में शहीदों की वीरांगनाओं तथा युद्ध में शामिल सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर शुक्रवार को 10 बजे शहीद मेमोरियल स्थल पर पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा तथा शहीद स्मारक को पुष्प चक्र अर्पित कर सन 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों, वीरांगनाओं, आश्रितों, युद्ध विकलांग सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में अगर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, BO COBS धौनी, जिला कल्याण अधिकारी CS भंडारी, प्रोफेसर प्रेम सिंह एरी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवक खुशीराम को उनकी 136वीं जयंती पर याद किया गया। तिकोनिया स्थित खुशीराम पार्क में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक सुमित हृदय और पूर्व जिला अध्यक्ष सुमित्रा प्रसाद
द्वारा किया। इस मौके में विधायक हृदय ने ऐसी महान विभूतियों के आदर्शों को अपनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि विधायक निधि से खुदीराम पार्क का सौंदर्यीकरण करने की घोषणा की। वहीं सुमित्रा प्रसाद ने कहा कि ऐसे महापुरुष हमारे समाज के धरोहर हैं, हमें इनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करना होगा। दलितों को स्वतंत्रता आंदोलन में जोड़ने से भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मौके पर समिति अध्यक्ष जीवन लाल आर्या, महामंत्री यशपाल चंद्र, उमेश चंद्र, बार एसोसिएशन अध्यक्ष गोविंद बिष्ट, GR टमटा, हरीश चंद्र, गंगा प्रसाद, हरि प्रसाद, DR आर्य आदि मौजूद रहे। गोला बाईपास स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में बीते मंगलवार को लगी आग से उठ रहा धुआं पूरे शहर में फैल गया। बुधवार सुबह तक धुआं उठा रहा। इससे आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसका संज्ञान लेते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निगम को नोटिस भेजकर कूड़े की आग को रोकने के लिए समुचित इंतजाम करने को कहा। मंगलवार रात ट्रेचिंग ग्राउंड में लगी आग के लपटा से जहरीले धुएं से गोलापार, चोरगलिया, बनबुलपुरा, हल्द्वानी, गोरा पड़ाव, मोटा हल्दू, हल्दू चौड़, लालकुआ तक के लोग प्रभावित रहे। पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। सिपाही से लेकर CO तक की जिम्मेदारी तय की गई। CO स्तर के अधिकारी के काम के लिए 42 बिंदु तय किए गए। वही थानाध्यक्ष को 38 बिंदुओं पर परखा जाएगा। सभी का पूरा वर्क डाटा तैयार किया जाएगा। इसके लिए पुलिस कर्मियों को हर सप्ताह वर्क फॉर्म भरना होगा। DIG डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे के अनुसार CO के लिए अपराध पंजीकरण, अनावरण, निस्तारण, स्वयं निस्तारण, मीटिंग सहित अन्य कॉलम तय किए गए हैं। वहीं थानाध्यक्ष को मुकदमे में विवेचना कार्रवाई, चालान, सीज, वाहन वांछित की गिरफ्तारी, लंबित मामलों का निस्तारण और थाना चौकियों में किए गए कार्यों की जानकारी देनी होगी। दरोगा 32 बिंदुओं पर आपराधिक गतिविधियों में रोकथाम मामलों में मुकदमे, निस्तारण, यातायात व्यवस्था की जानकारी देगा। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल 23 सवालों के जवाब भरेंगे, जिनमें मुखबिर बढ़ाना, समन भेजना, नोटिस, शराब और सट्टे पर रोकथाम शामिल। सभी को प्रत्येक सप्ताह तय डाटा के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसकी मॉनिटरिंग SP की जिम्मे होगी। हर माह रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर ही सिपाही से लेकर CO को तैनाती दी जाएगी। अनियमितता और लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। कार्बेट के परसिस जोन ढिकाला के ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट से छेड़छाड़ कर गड़बड़ी का मामला सामने आया। पार्क अफसरों ने ढिकाला के बुकिंग को 14 फरवरी तक के लिए पोर्टल खोला था, लेकिन वेबसाइट पर 15 और 16 फरवरी के परमिट बुक हो गए हैं। चौंकाने वाली बात यह कि NIC की देखरेख में संचालित कार्बेट के बुकिंग वेबसाइट पर इको टूरिज्म कक्ष में बैठकर नजर रखने वाले कर्मचारी भी मामले को नहीं पकड़ पाए। अब मामला संज्ञान में आने पर निर्देशक ने जांच बढ़ा दी। कार्बेट का ढिकाला जोन 15 नवंबर से कारोबारी के लिए खोला जाता है, जिससे पहले ही पार्क प्रशासन ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट में परमिट बुक कराने की व्यवस्था कर लेता है। फिलहाल ढिकाला में 14 फरवरी तक के लिए बुकिंग खोली गई, लेकिन पार्क की वेबसाइट में 15-16 फरवरी की बुकिंग भी कर दी गई। मामला सामने आते ही जिप्सी मालिकों का चालकों ने विरोध शुरू कर दिया। पार्क प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिप्सी मालिक फरीद का आरोप है कि फर्जी तरीके से परमिट बुक किए गए हैं। वहीं पार्क निदेशक के निर्देश पर इको टूरिज्म के कर्मचारियों ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। ढिकाला जोन में रात्रि विश्राम को लेकर परमिटों की मारामारी रहती है। टूर ऑपरेटर और अन्य लोग बुकिंग खुलते ही परमिट बुक कराने में लग जाता है, जिससे कई बार पार्क की वेबसाइट हैक हो जाती है। जिप्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश धसमाना ने बताया कि जिप्सी चालकों ने मामले को पकड़ा है। जब डायरेक्टर को ज्ञापन दिया गया तब छानबीन शुरू होगी। इको टूरिज्म प्रभारी निर्मल पांडे ने बताया कि कुछ दिनों पहले विदेशियों के लिए बुकिंग खोली गई थी। तकनीकी दिक्कतों की वजह से गलत तरीके से परमिट बुक हो गए हैं। हल्द्वानी छात्र संघ चुनाव। 3 साल से अधिक के इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित हो गई है। 24 दिसंबर को प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में एक साथ चुनाव कराने में सहमति बनी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने चुनाव कार्यक्रम भी जारी कर दिए। इसके साथ ही छात्र संगठनों प्रत्याशी तय करने को लेकर जद्दोजहद शुरू हो गई है। 2019 में अंतिम बार हुए चुनाव के आंकड़ों को ध्यान में रखकर बगावत रोकना छात्र राजनीतिक संगठनों के लिए चुनौती होगी। यही वजह मुख्य रही है, जिसके चलते चुनाव में कुमाऊं में छात्र संघ अध्यक्ष की करीब 55% सीटें निर्दलीयों के खाते में चली गई। कुमाऊं के 50 डिग्री कॉलेजों में 2019 के छात्र संघ चुनाव का भी दिलचस्पी रहा। उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा जैसे बड़े जिलों में छात्र संघ अध्यक्ष पद की आधे से अधिक सीटों पर या तो निर्दलीय या फिर संगठनों से टिकट काटने पर बाकी हुए प्रत्याशी विजेता बने। उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा जिले के 12 डिग्री कॉलेजों में से 8 में निर्दलीय प्रत्याशी चुने गए थे। पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर जैसे छोटे कॉलेजों में NSUI ABVP के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। 2019 से पिथौरागढ़ के 8 में से 5 कॉलेजों में ABVP और NSU के 3 प्रत्याशी छात्र संघ अध्यक्ष बने थे। बागेश्वर में 4 में से 2 में ABVP और 1 NSU का अध्यक्ष बना। चंपावत में ABVP को 1 सीट मिली थी। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य करने को कहा है। उन्होंने आधार अपडेट करने के लिए सिविल आयोजित करने को कहा है। बुधवार को सचिवालय में यूनिक आइडेंटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव से कहा कि बुजुर्ग और दिव्यांग
व्यक्तियों का आधार बनवाने के लिए अभियान चलाया जाए। इसके लिए परिश्रमिक अथवा मानदेय के आधार पर हर क्षेत्र के युवाओं को रखा जाएगा। मुख्य सचिव ने आधार बनाने अपडेट कराने के लिए सभी संस्थाओं को आधार किट के सुचारू संचालन के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि पिछले 10 सालों से एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों को आधार अपडेट कराने के जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं। सीमांत पिथौरागढ़ में नया साल 2023 उम्मीदों की सौगात लेकर आएगा। नए साल में पिथौरागढ़ से देहरादून, पंतनगढ़ और हिडन के लिए 20 सीटर विमान से उड़ान सेवा शुरू होगी। 2 विमान कंपनियों ने इस मार्ग पर हवाई सेवा देने की पहल की है। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद 20 सीटर विमान की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में सरकार 31 जनवरी से नियमित विमान सेवा शुरू करने की तैयारी में जुटी है। स्थानीय लोगों, पर्यटकों के लिए साथ नेपाल के लोगों, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा जिले के कई क्षेत्रों के लोगों को इस सेवा का लाभ मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी की पहल के बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की घोषणा को साकार करने में सरकारी मशीनरी इस बार पूरी ताकत से जुटी है। उत्तराखंड के सचिव उड्डयन सी रविशंकर ने बताया कि 2 कंपनियों ने हवाई पट्टी शुरू करने की इच्छा जताई है।